सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। मशरिक़े वुस्ता की कशीदा फ़िज़ा ने जंग के अलावा एक और ख़तरे की घंटी बजा दी है और इसका निशाना आम पाकिस्तानी शहरी बन रहे हैं। खबर यह है कि मार्च के मुकाबले में अप्रैल में गैस की फराहमी में नुमाया कमी हुई है। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न दोनों कंपनीज दबाव का शिकार हैं और निज़ाम हाँपने लगा है। कराची में चूल्हे ठंडे हुए हैं तो गैस की कीमत गर्म हो गई है, सिलेंडर महंगे हुए हैं और अवाम महंगाई के शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं। गैस की इस किल्लत का लोग मुतबादिल ढूंढने निकले तो कीमतों ने रास्ता रोक लिया। हर घर चूल्हा नहीं जल रहा लेकिन परेशानी की आग ज़रूर जल रही है। उधर हुकूमती दावा है कि बहरान आर्जी है, जबकि नशपा ब्लॉक में बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ्त ने उम्मीद भी जगा दी है। अब सवाल ये है कि वसाइल से मालामाल ये किल्लत क्यों है और तलाश का अमल इस हवाले से अब तक सुस्त रवि का शिकार क्यों है? क्या हम अपनी दौलत को खुद इस्तेमाल करके काबिल हैं इस हवाले से, या फिर बहरान ही हमारी तकदीर बन चुका है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमें एफशामुल हक हमारे सीनियर पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वरीद, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। खालिद साहब, सबसे पहले आपकी जाने मानना चाहूँगी। ज़ाहिर है आपका सेक्टर है, आपका शोबा है, आपको बहुत अच्छे से इसका अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो अवाम है वो किस मुश्किल से दो चार हैं। बार बार हम जिक्र करते हैं कि फ़लानी जगह से गैस के जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, KP की बात करें, फिर अभी हम नशपा ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसके जो असरात हैं वो हम तक पहुँच क्यों नहीं पाते? इसके समरात से जो हमारे अवाम है वो मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो पाते? जी बहुत शुक्रिया। ये दो तरह का क्राइसिस है। एक एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। एक्सेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अभी रिसेंटली आपने भी अपने इब्तिदाइये में बताया कि काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन जो है वो हुई है। अगर आप RLNG का जो कर्टेलमेंट है उसको देखते हैं और अपने गैस सेक्टर के साथ लिंक करते हैं तो जो RLNG से आपने बिजली बनानी थी वो कोई अराउंड 4000 मेगावाट बनानी थी, और जो चूंकि अब RLNG नहीं आ रही तो आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ 500 मेगावाट बिजली दे पाया आपका जो सिस्टम की गैस है। विच मीन्स आफ्टर ऑल दीज एक्सप्लोरेशन आपके पास अभी भी काफी सारा सप्लाई और गैप का फुकदान है। तो इंडिजिनस फॉसिल फ्यूल रिजर्व जो है वो कभी भी पाकिस्तान को मीट अप नहीं कर सकते। तो शायद हमें अब एक्सप्लोरेशन शायद किसी हद तक रखनी चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा एनर्जीज जो है वो शायद अल्टरनेट सोर्सेज पे डालनी होगी, तब जाके शायद हम एक अच्छी सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी पॉलिसी की तरफ जा सकेंगे। और वो अल्टरनेट शायद पाकिस्तान का सोलर रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान का आने वाला बैटरी रेवोल्यूशन है। अगर हम अपनी LPG कंजम्पशन को जो हाउस होल्ड लेवल किया है उसको सोलराइज करते हैं, सोलर कुक स्टोव, इलेक्ट्रिक कुक स्टोव्स की तरफ जाते हैं, तो शायद हमारे पावर सेक्टर का बुरान भी खत्म हो रहा होगा और गैस सेक्टर का बुरान भी खत्म हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन है इसको ठीक होने की जरूरत है कि क्या हम अभी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटाइज करें या चेंजिंग वर्ल्ड में हम जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में रूफटॉप सोलर का जो रेवोल्यूशन था उसने काफी हद तक सपोर्ट किया पावर डिवीजन को। अब ये वाली जो है ये गैस सेक्टर में, ऑयल सेक्टर की तरफ भी जानी चाहिए ताकि लोग अल्टरनेट कुकिंग चॉइसेस की तरफ पूरे प्रोसेस में जिस तरह से आप बता रहे हैं इस पे कन्वर्ट होने में कितना वक्त दरकार होता है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि आगे आने वाले वक्तों में शायद ये जो गैस है वो नापैद हो जाएगी और हम सिलेंडर्स की जानिब भी बढ़ेंगे, और ये हम अभी से देख भी रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हम बात करते हैं कि गैस ज़खायर भी दरियाफ्त किए जा रहे हैं। देखिए, कभी भी पाकिस्तान जैसा मुल्क चूंकि ट्रेडिशनली जियोग्राफिकली हम बड़ा इकोनॉमिकली वे में अपने ऑयल और गैस रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, होंगे जरूर पाकिस्तान में, लेकिन वो इकोनॉमिकली फिजिबल वे में निकाले नहीं जा सकते। तो आपको अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ आना होगा। देखें, इलेक्ट्रिक कुक स्टोव तो बड़ा आसान है, आपने छत में सोलर पैनल लगाया है, चूंकि आपकी कंजम्पशन रात में ज्यादा होती है, दिन में आपके पास सरप्लस होता है, बजाय इसके कि आप वो ग्रिड को बेचें, आप इलेक्ट्रिक कुक स्टोव लेके उसके साथ जो है वो करें और वहां पे लेके जाएं। इसी तरह की पॉलिसी लेके आते तो वो शायद ज्यादा फायदेमंद होगी। इंडिया में आपने देखा कि LPG का एक बड़ा क्राइसिस है, वहाँ पे कतारों में लोग लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो क्राइसिस इसलिए नहीं आया कि शायद हम ईरान से भी इम्पोर्ट करते हैं LPG, वो आ जाती है। लेकिन अगर सैंक्शंस बढ़ती हैं और प्रेशर आता है तो हम शायद बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में होंगे हाउस होल्ड फ्यूल को लेकर।
ठीक है एहतशाम साहब, अब लग तो ये नहीं रहा कि सैंक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि मामला तो अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्तों में इसका मुस्तकबिल किस तरह से देखा? अगेन बात हो रही है पॉलिसी मेकिंग से मुतालिक, तो हमारा हर सेक्टर जो पॉलिसी है उसमें लैग करता हुआ नजर आता है। हम इसके जो दूर पर नताइज हैं उसको नहीं सोच रहे होते, हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पॉलिसीज को नहीं बना रहे होते। देखिए मारूफ, आमतौर पे तो हम यही देखते हैं कि गैस और एनर्जी का बुरहान तो हम हमेशा ही देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो दोनों तरफ से क्या मामला शुरू हो जाता है। देखिए अभी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है, जिस पे रोना भी आता है, हंसी भी आती है, कि स्टेट ऑफ डिनाइल में सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। अभी देखें, अब इसमें कोई शक नहीं है कि अब ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है, बिजली का भी बुरहान है, तेल का भी बुरहान है और गैस का भी साथ। अभी देखें कहा गया कि जी, जब लोगों ने कहा कि जी एकदम से क्या हुआ कि गैस भी बंद होना शुरू हो गई है, लोड शेडिंग हो रही है उसकी भी और अपना क्या कहते हैं बिजली की भी, तो कहा गया जी ये तो कोई भी नहीं हो रही। फिर इतना शदीद दबाव बढ़ा तो कल आपने देखा, वैस लगारी साहब ने माना, कंसीड किया, एडमिट किया कि हाँ जी तकरीबन 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। देखिए पहली तो बात है कि आप सिरे से ही मारूफ आप इनकार कर देंगे कुछ नहीं हो रहा। अब कराची वाले भुगत रहे हैं, गैस का मामला बाकी जगहों पे भी है। देखिए एक तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, इसमें कोई शक नहीं। LNG जो हम डिमांड बाहर से लेके आते हैं उसमें आने में देर लग रही है। प्लस ये भी हो रहा है कि जो अभी हमारी बिजली का एक सीरियस इशू होता जा रहा है। अभी देखें गर्मी शुरू नहीं हुई, हमारी डिमांड जो है वो तकरीबन 20 से 21 हज़ार मेगावाट की है और पैदा हम कर रहे हैं 14,000, तो 6,000 का तकरीबन ये शॉर्टफॉल है। ये अभी नहीं मीट हो रहा, तो जब शदीद सर्दी गर्मी पड़ेगी तो क्या सूरत हाल होगी। देखिए अब मेरा ख्याल है जो डिमांड एंड सप्लाई को कवर करने के लिए बात है, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई गवर्नमेंट की कोहेरेंट पॉलिसी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म को होनी चाहिए, जिससे हमें पता हो कि किस वक्त हमारी गैस ने आना है, किस वक्त तो हमारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो आगे चले जाएंगे। बाकी खालिद साहब एक बात जो आपने की है, मुझे उस पर थोड़ा सा अफसोस भी होता है और समझ नहीं आती कि ये हम कहते हैं सोलराइज़ कर दिया जाए। सोलराइज़ करने वाला मामला तो वो तो स्कैंडलस हो चुका है। आपको पता है बड़े बड़े लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। जब ये सोलर पैनल की बात हुई थी, गवर्नमेंट ने 2 साल पहले आउट ऑफ द वे जाके लोगों को कहा था कि जी आप इस तरफ आएँ। जब आना शुरू हुए तो फिर यही वज़ीर साहब हैं पीछे पड़ गए और गेम बनाई और इसको अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जितने पावर प्लांट हैं, गैस के प्लांट हैं, इनको सोलराइज़ करने के लिए ये जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तो आई डोंट सी दैट पॉलिटिकल विल द गवर्नमेंट। वो तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो लोग बैठे हुए हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है। प्रोसेस में मुझे आपको नुकसान होता है, वक्त पे ना बिजली है ना गैस है, ऊपर से पेट्रोल के भी मामला ख़राब हुए हैं। जी बिल्कुल श्याम साहब ठीक कह रहे हैं आप। देखें 28 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है हमने पावर सेक्टर के लिए और ये पावर प्लांट्स लगाए हैं। अब इनका जो कैपेसिटी पेमेंट का चार्ज है वो भी कंज्यूमर्स देते हैं। और लास्ट टाइम भी जब पावर सेक्टर की तरफ से, पावर डिवीजन की तरफ से सोलर के जो इंसेंटिव्स हैं उनको कम करने की बात की गई, तो केस यही बिल्ड किया गया कि आपको सोलर जो है वो कैपेसिटी नहीं देता और ये पावर प्लांट आपको कैपेसिटी देते हैं, विच मींस के रात के टाइम पे आपको बिजली अवेलेबल होगी। लेकिन एक छोटा एक शॉक आया जरूर, RLNG का क्राइसिस है, लेकिन वो 28 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कर्जा लिया है और अवाम पे कर रहे हैं, उसका भी तो कोई हिसाब देना चाहिए कि आप इस तरह से इतना बड़ा सेक्टर आपने खड़ा कर दिया और इस क्राइसिस के बाद एकदम से आपकी इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज को फरोग दें, इंसेंटिवाइज करें, ना सिर्फ सोलर को बल्कि बैटरीज को, और अपने महंगे पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करते जाएं। उससे शायद आपका क्राइसिस ये जो है सॉल्व होगा। वगरना आप जितनी मर्जी कैपेसिटी लगा लें, वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसे लेके, चाइनीज लोन लेके लगा लें, आपको इस तरह के क्राइसिस में इस तरह की सिचुएशन जो आती रहेगी। ये इम्पोर्टेड गैस के ऊपर हमारा सारा का सारा इन्हिसार है। अब देखें, एक तो आप सही कह रहे हैं कि कितना हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च करना पड़ता है, और दूसरा ये है कि जिस वक्त हमें कुछ चीज़ ज़रूरत होती है नहीं मिल रही होती है। अभी कतर के मामले में पिछले चंद सालों में आपने देखा इसकी प्राइस के हवाले से क्या होता रहा, किसने कितनी कमीशन खाई। एक मुद्दत तक इसकी गैस की प्राइस का पता ही नहीं चला था। और शायद खगान अब्बासी साहब को बड़ा एम्बेरस होते थे जब सवाल पूछते थे कि जी कीमत तो बताएं, किस कीमत पे आपने कतर से गैस खरीदी है। तो एक तो ये भी बड़े मसले अपनी जगह पे हैं ना, मतलब गवर्नमेंट की अपनी जेब तो जो है, अब इसको अब कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए जी, इंपोर्टेड फ्यूल पे जब भी आप जाएंगे आपको इस तरह के मसाइल जरूर आपके सामने आएंगे। अगर आप RLNG की ज्योग्राफी देखें पाकिस्तान में, तो वो आपके बिल्कुल लोड सेंटर पे लगाई गई है, जो कि पॉलिसी का फुकदान है, कोहेरेंट पॉलिसी का, कि चूंकि पंजाब में और सेंटर पाकिस्तान में जो है वो लोड ज्यादा है, उधर RLNG प्लांट्स लगा दिए गए। अब जैसे ही वो इंपोर्ट खत्म हुई है, आपकी कर्टेल हुई है, तो अब वो नहीं चल रहे, ना आप साउथ से बिजली ला पा रहे हैं, ना नॉर्थ से बिजली ला पा रहे हैं, तो एक क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया।
तो जी। इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करें अपने सिस्टम को, रूफटॉप सोलर, सोलराइजेशन, बैटरी सोल्यूशन जो हैं उनको लेके आएं, ताकि आपकी इंपोर्टेड फ्यूल से भी जान छूटे और ये जो अनॉमलीज आती हैं, फाइनेंशियल अनॉमलीज और इनएफिशिएंसीज, इनसे भी बचा जा सके। ठीक है, डॉक्टर खालिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकलने का। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, कुछ दीगर इशूज़ पे बात करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, ईरान बहुत ज़हीन मुल्क है और वहाँ के लोग बेहतरीन फाइटर हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि ट्रम्प के अल्फाज हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रम्प ने कहा कि मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, ईरान के साथ डील हो गई तो मैं खुद इस्लामाबाद जाऊँगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नेवी और फ़िज़ाइया को मुंतशिर कर दिया गया है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। ट्रम्प वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ़ों के पुल भी बांधने लगे हैं। कहा कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। उधर अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के मिशन पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात की है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदिया और कतर का दौरा मुकम्मल करके अब तुर्की पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में ही होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। अमन की इन कोशिशों के बीच इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है कि अगर अमेरिका के साथ जारी जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं किया गया तो फिर इसराइल उस पर पहले से ज़्यादा तकलीफदेह हमले कर सकता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पंजाब से भारी नफरी वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचा दी गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को दरपेश बड़े ग़िज़ाई बहरान से भी ख़बरदार कर दिया है। अब दुनिया की नज़रें एक बार फिर से पाकिस्तान पर मरकूज़ हो चुकी हैं। क्या पाकिस्तान मुआहदा कराने में कामयाब हो? हर ज़बान पर यही सवाल है। इसी को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा में सीनियर एक्सपर्ट हमाद रोहिला साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करेंगे वंस अगेन। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रात जो ट्रंप ने बात कर दी है, वो सारी बातों का एक तरह से अखज़ है, उसको किया जा सकता है कि जिस तरह से ट्रंप की जानिब से पहले कहा जा रहा था अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारी खबर बार बार दुरुस्त साबित हो रही है। जिस तरह से आपने कहा कि ट्रंप भी आ सकते हैं, वो 3 मेंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब ट्रंप का इस बात पर इंदिया दे देना कि मैं खुद भी वहां पर जा सकता हूं और हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मुआहदे के सारे तनाजुर में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो आमतौर पे मारूफ हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात आते रहते हैं, वो अपने बयानात से राइट लेफ्ट भी होते रहते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी राइट अपना कुछ ही उसको कुछ और माने अपनी बातों को पहना देते हैं। लेकिन कल की इस बात को बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है। ये ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने कि जी आई माइट गो। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेटली और तय हुई हैं, मैं उसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे अहम बात है इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ईरान में जो बातचीत हमारे फील्ड मार्शल करके आए हैं और जिस तरीके से जो चीज़ें तय हुई हैं। देखिए, सारी की सारी वाशिंगटन की भी और तल अवीव की भी और बड़े बड़े जितने अपना कैपिटल हैं उनकी नज़रें इसी के ऊपर थी। देखिए, ये अब मेरी इत्तलात ये है कि एक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माहदे के ड्राफ्ट के ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है और साथ ये भी यफ्स गया है कि जी जो डेड एंड थे ना, वो जो उनको साइड लाइन किया गया। देखिए, अब इस पर सबसे अहम बात यह है कि जब हमारे फील्ड मार्शल तहयान गए हैं, उसके बाद आपने देखा कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि जी इजराइल का कोई भरोसा नहीं कि वो कोई हमारी एम्बेसी पे भी करीब उन्होंने आपने देखा हमला करवाया था कि खैर खुदा ना खास्ता इनके जहाज़ पे भी कुछ हो। वो फिर ये है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन को एतमाद में लिया, उनको बताया, फिर वाशिंगटन ने तल अवीव को बताया बड़ा वाज़ेह तौर पे कि नथिंग डूइंग, जिस मिशन पे फील्ड मार्शल आ रहे हैं इसका ताल्लुक दुनिया के अमन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा आप कोई शरारत कोई बुरी हरकत नहीं करनी। देखिए मारूफ, इसको इस तरह समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दौरा, जिसमें 3 बड़े डेलीगेशन जो है ना वो गए। फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा डेलीगेशन गया, उसके बाद सिक्योरिटी डिफेंस का एक बड़ा डेलीगेशन गया जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग थे, और तीसरा जो सबसे अहम था वो ये था कि इसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो न्यूक्लियर के बारे में है ना, वो भी साथ गए लोग जो यूनाइटेड नेशन को समझते हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन किस तरह फंक्शन करती है उसको समझती है। तो ये ज़हन में रखने वाली बात है कि आखिरी इरिटेंट हिच जो है ना वो एक यही रह जाती है। बड़ी हद तक इस बारे में कहा जा रहा है कि उनको टेम किया गया, उनको बताया गया कि जी देखें, एक चीज़ कुछ इतलात हैं कि जो आपके कंसर्न्स हैं कि जी इसको टोटल ज़ीरो इन्रिचमेंट पे ले जाएं। वो कह रहे हैं कि जी 20 साल के लिए मॉरेटोरियम, और ये कह रहे हैं 5 साल की। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो फाइनल ड्राफ्ट
बनेगा, मायदा होगा, उसमें फिर कुछ ऐसी प्रोविजो डाल दी जाएगी और साथ साथ फुट नोट छोड़ा जा सकता है जिसमें ये बात हो कि जी देखें जो एनपीटी को फॉलो कर रहा है, जो एनपीटी जिसने साइन किया है उसको यूनाइटेड नेशन का एक कवर मिलता है कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो बना सकता है। तो लिहाजा ये आप इंश्योर करेंगे कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे को जो लॉ इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। तो कहा जा रहा है कि अब क्योंकि एक तरफ उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जी हम न्यूक्लियर के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस हैं, और ये जो बार बार वो कहते हैं कि जी 400 किलोग्राम या 450 किलोग्राम जो कहते हैं किसी जगह पे रखा होना है, ऐसी जगह पे वो कहते हैं कि 6 से 8 बम इससे बन सकते हैं, क्योंकि 60% एनरिचमेंट इसकी हो गई है वो वेपन ग्रेड बनाने के वाले से। कुछ लोग कहते इख्तलाफ करते नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं या तो टोटल इसको तलफ कर दें, तो या फिर आपने जो बातें हो रही हैं दे दें, किसी और को दे दें, तो वो भी नहीं हो रही। देखिए इसमें अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने मुनव्वर किया है, बड़ी हद तक जो इतलात हैं वो हमारे फील्ड मार्शल की, और ख़ास तौर पे जहाँ पे उन्होंने मारूफ मुलाकातें की उनके सदर से, फॉरेन मिनिस्टर से, पासदारान इनकलाब के लोगों के, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट जिस तरीके से वो खातुमुल अंबिया अथॉरिटी जहाँ पे वो गए हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि RGS की लीडरशिप भी और मुश्तबा खमनाई भी बैठते हैं वहाँ पे, जो कहा जाता है लिटिल अनवेल। अब मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन कुछ ज़राए ने कहा कि शायद उनकी मुलाकात उनसे भी है, कुछ ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ है कि जो मिशन दे के गए थे फील्ड मार्शल, और वो ये था कि जी किसी तरीके से इस नाजुक लम्हे में हम ईरान का एतमाद एंजॉय करते हुए उनको कन्विंस कर दें कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला मामला, 20 साल की मोरेटोरियम वाला मामला, इसको हम क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, ब्रिज करते हैं जितनी हो सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पे ईरान बड़ा खुश है, देखें ये जो लेबनान की जंग बंदी हुई है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी देखिए जिस तरीके से बाकर जो उनके हैं असम्बली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन नेशनल असम्बली के स्पीकर कालीबाग, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, किनका किया है, फील्ड मार्शल का, ये जंग बंदी हुई है। तो पाकिस्तान ने उसका बड़ा एक भरपूर रोल प्ले किया इस हवाले से। अगली बात जो है ना वो मेरा ख्याल है जो जिस तरफ जाने वाली है वो ये है जी कि इसके बाद जब यहाँ पे डेलीगेशन आ जाएगा तो जो कहा जाता है कि जो मामूली सी 95% एग्रीमेंट हो चुका है, 2-3 चीज़ें। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, बीच में आपने सवाल पूछा था मैं भूलने लगा था, कि ये ईरान को एश्योरेंस दी गई हैं और ये मायदे में लिखी जाएंगी कि ईरान के ऊपर अब दोबारा इजराइल अमेरिका का हमला नहीं होगा। इस पर बहुत ही जिसको कहते हैं इमोशनली वो इसमें वो चार्ज जो है कि ये होना चाहिए। बाकी उनके एसेट फ्रीज जो है ना अनफ्रीज होंगे, पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट, और जिसको कहते हैं 46 साल के बाद जो है ना वो पाबंदियों से बाहर निकलेगा। तो इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। और देखें आखिरी बात मारो के इस वक्त आखिरी बात देखें कि मैक्रोन साहब फ्रांस के सदर कहते हैं जी हम हमारे पास आ जाए, हम सालसी करवाते हैं। आपने देखे कि स्टामर कह रहे हैं बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपने देखा वो कह रहे हैं नहीं, ट्रम्प कह रहे हैं कि सालिसी करवाएंगे तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही होगा और वही पाकिस्तान ही कराएंगे। और यही बात जो है ना एग्जैक्टली यही बात ईरान भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल शख्सियत आने वाली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहिला साहब। जिस तरह से अब एहतशाम साहब भी बता रहे हैं सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं, हम बार बार खबरों में पढ़ रहे हैं, नाजरीन को आगाह भी कर रहे हैं किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है एक बड़ी शख्सियत के लिए ऐसा हो सकता है। इससे पहले जो डेलीगेशन आया था उसके लिए भी इंतजाम बहुत फुल प्रूफ थे, लेकिन इतना लेवल पे जाके नहीं देखा था। एक तो ये, दूसरा ये जो यूरेनियम वाला मामला है इसके साथ अब मिसाइल्स की शर्त भी सामने आई थी कि ये कहा जा रहा है क्योंकि ईरानी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जिस तरह से तबाही फेरी है मशरिक़ वुस्ता के अंदर, उस पर सबको ज़्यादा कंसर्न शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि ये सारे जो मामलात हैं वो बड़े खुश असलूबी के साथ हल हो सकेंगे? देखिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होने भी चाहिए। जंग एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ऐसा एक बहुत संगीन मसला होता है। जंग शुरू करने से पहले तो हर मुल्क के हाथ में होता है कि वो गौर फिक्र करे, फैसला करे, अपनी मर्जी का हथियार चूज करे या अपनी मर्जी का वक्त चूज करे कि उसने कब उसमें एंटर होना है। लेकिन जैसे ही पहला मिसाइल डाल दिया जाता है, जैसे ही पहला हमला कर दिया जाता है, तो वो लम्हा होता है जब वो मुल्क अपने हाथ से तमाम चीजें खो बैठता है। अब वो दूसरों की मरहून मिन्नत भी हो जाता है, सामने वाले मुल्क की मरहून मिन्नत हो जाता है, बाकी मुमालिक जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस जंग में हिस्सा शायद ना भी हो उनके भी मरहून मिन्नत हो जाता है। बहुत से मुहर्रिकात को मलहूज़े खातिर रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक बटन होगा जो दबा दिया जाएगा, जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट जो टूर हुआ है कि उसके अंदर क्यों नहीं कोई नतीजा खेज बात हुई। ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक बटन है वो दबा दिया जाएगा और जंग वहीं रुक जाएगी या चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ये सिलसिला, ये जो
अमल होता है कि सिलसिलेवार होता है, मरहलेवार होता है। इसका एक मरहला हमने देखा कि खुश असलूबी से तय हो गया, दूसरी की तरफ हम आगे जा रहे हैं। और ऐसा, और ये भी ज़हन में रखिए कि इस दौरान ऐसे वक्त भी आते हैं जहां पर नजर आता है कि कभी डिप्लोमेसी जीत रही है जंग बंदी के लिए, कभी दोबारा ऐसे लगता है कि ताकत की तरफ जाया जा रहा है, ताकत के इस्तेमाल का इशारा किया जा रहा है। और बहुत बार तो ऐसे लगता है कि ये दोनों बयानात, क्योंकि हम अमेरिका को पीछे देखते भी रहे हैं, इसराइल को भी देखते रहे हैं, ऐसा भी नजर आता रहा है, वक्त आता रहा है कि ये दोनों बयानात, सिफारतकारी और ताकत का इस्तेमाल एक ही वक्त में किया जा रहा है, यानी कि लगता है कि मुखालिफ सिमत में बात को लेकर जाया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त जैसे आप बता रही हैं कि आपने भी अपने इब्तदाइया में बताया, सर की खबर तो बहुत मुस्तनद होती है, मैं उनकी खबरों को सुनता रहता हूँ, तज्जिए को भी सुनता रहता हूँ। उन्होंने बताया कि कोई बड़ी शख्सियत आने वाली है, तो क्लियरली पाकिस्तान ने, सर क्लियरली पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। ये एंगेजमेंट चैनल खोल के, ना सिर्फ ये एंगेजमेंट चैनल ओपन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, इसको मेंटेन किया गया है, इसकी तरफ मजीद आगे बढ़ा जा रहा है ताकि रेजोल्यूशन हो सके। रेजोल्यूशन अगर हम उस रेजोल्यूशन के करीब पहुंच गए हैं तो ये कह देना भी नामुकम्मल बात होगी कि इस रेजोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एजेंडा पे बात की जाए या उसी के बारे में बात की जाए और कुछ ना कहा जाए। ईरान ने बहुत भारी कीमत आज तक अदा की है, उसकी इकोनॉमी ने, जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। अगर उसको एड्रेस नहीं किया जाता तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस डील को अपने लोगों तक देना, उनको एतमाद में लेना। इससे ज्यादा जरूरी, इससे भी ज्यादा जरूरी मेरे नजदीक रीजनल स्टेबिलिटी है। हम सब ने देखा है कि कैसे रीजनल स्टेबिलिटी खास तौर पर मैरीटाइम इनसिक्योरिटी की वजह से सामने आई है। जो ममालिक इसका नहीं हिस्सा वो भी डायरेक्टली अफेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, क्योंकि वो सेंट्रल पीस बना हुआ है। बल्कि ये कहना अभी गलत नहीं होगा कि वो इकोनॉमिक आर्टरी है इस पूरी दुनिया की। वो सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर अस्करी ताकत का मुजाहरा किया जाए, या वो एक सिर्फ कोई लीगल मसला नहीं है, वो एक इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक आर्टरी है, उसको खुला रहना जरूरी है। इसको अगर हम कानून की नजर से देखें तो कानून जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सी, लॉज ऑफ सी तो मौजूद है, और वो ऐसी इंटरनेशनल स्ट्रेट्स को एक ट्रांजिट पैसेज भी मुहैया करता है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि इस कन्वेंशन का हिस्सा ईरान नहीं है, लिहाजा इस कन्वेंशन की स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखाई नहीं दी गई, इसकी इन्फोर्समेंट बल्कि इंटरप्रिटेशन भी दिखाई नहीं दी गई, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये कस्टमरी लॉ का हिस्सा भी है, कुछ इसके बरक्स इसके बारे में व्यू रखते हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो जैसे ईरान ने बहुत वाइजली प्ले किया है, कोई क्लियर ब्लॉकेड भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा परसेप्शन बना दिया गया जिसकी वजह से वेसल्स खुद ही वहां पे नहीं आना चाहते। इंश्योरेंस प्रीमियम इतने हाई हो गए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान का आगे आना, पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेशन का जो प्लेटफॉर्म दिया है वो देना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूक्लियर एजेंडा, जैसे सर ने भी उसकी तरफ जिक्र किया, अगर तो ईरान से ये उम्मीद की जा रही है कि वो जीरो एनरिचमेंट में जाएंगे, तो वो मुझे पॉसिबल नजर नहीं आता। जैसे सर ने इसकी तरफ कवर किया कि एनपीटी में भी सर के अल्फाज से कि कवर किया जाता है ऐसे मुल्क को। सर उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कहा गया है, एनपीटी के अंदर इटसेल्फ कहा गया है कि ये हर मुल्क का इनएलिएनेबल राइट है। ठीक है, उसमें 3 to 5% का रेशो सामने आता है ना, उसके लिए भी मना किया जा रहा है, राइट? जी 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 जी, वो नहीं, वो अगर आप एनपीटी के टेक्स्ट को मारूफ ऐड करनी है मुझे। जी जी एहतशाम साहब, मारूफ एक चीज़ मुझे ऐड करनी है। देखें बड़ी अच्छी बात है कि बात दें। अब इसमें जो अपनाए हुर्मस की बात है ना, देखें इस हवाले से कहा जाता है कि जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की या किया, जब ब्लॉकेट कर दिया अमेरिका ने, उसके बाद ईरान की भी पोजीशन बड़ी टफ हो गई थी, तो ये बहुत बड़ा क्लैश होने जा रहा था। आप इस हवाले से तलाते हैं कि चाइना ने प्रिवेल किया और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि देखें इससे करने से मामला ख़राब हो जाएंगे। और आप सही कह रहे हैं शाम साहब, पॉइंट आ गया आपका। हमारे साहब पहले तो आप कंटिन्यू कीजिएगा और लास्ट ही बस कंक्लूड कर दीजिएगा कि ये जो लास्ट अब हम देख रहे हैं कि एक और दौर आने वाला है, ये आखिरी होगा, इसके बाद मजीद राउंड्स भी हो सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं भी इसी बात की तरफ आ रहा था कि अगर हमें एग्रीमेंट होता दिखाई भी दे जाता है, इसी मरहले में एग्रीमेंट हो जाता है, तो हमें उसको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं समझना। एग्रीमेंट्स इन इटसेल्फ एक मंजिल नहीं होते, वो आने वाले वक्त के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होते हैं कि मजीद मसाइल अगर आएंगे तो उनको कैसे हल किया जाएगा। और एग्रीमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम माजी की तरफ नजर दौड़ाएं तो 2015 में इन्हीं दोनों ममालिक ने पहले भी एक एग्रीमेंट किया था, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट चेंज होने के बावजूद हमने देखा कि वजह से हमने देखा कि वो इंटरेस्ट नॉन इफेक्टिव हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, उसको लेकर आगे नहीं चला जा रहा। ऐसे ही हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान में भी एक
डील वीट डील हुई थी, जिसके बारे में जो तुर्की ने गालिबन मीडिएट कराई थी, यूनाइटेड नेशंस ने कराई थी, उसका भी नतीजा आप देखिए कि जैसे ही पॉलिटिकल विल खत्म होती है ये एग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बात करता चलूं, डेविड कैंप का जो अकॉर्ड है उसके बारे में कहा जाता है कि देखिए उसकी वजह से इजिप्ट की और इसराइल की डायरेक्ट जंग नहीं हुई, खित्ते में खातिर खा बेशक अमल नहीं आया होगा, लेकिन एक अगर ताकतवर मीडिएटर उसके अंदर बैठा हुआ था अमेरिका, जिसकी वजह से नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत का भी एक एग्रीमेंट रहा है, इंडस एग्रीमेंट, जो अभी भी इंडिया की तरफ से पॉज किया गया है, वो भी बेटर मैकेनिज्म की वजह से आज तक पढ़ाया जाता रहा है इंटरनेशनल लॉ में। तो इस वजह से हमें ये देखना है कि एग्रीमेंट इटसेल्फ इज जस्ट नॉट द डेस्टिनेशन, उसके बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। समाज साहब थे, एहतशाम सब हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा माएँ मुतवज्जो हो जाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों को मोबाइल के हवाले करके अपना काम निपटाने वाले वालिदैन अब ज़रा सोचें, क्योंकि आज जो चीज़ आपको सहूलत लग रही है ना, कल यही आप और आपके बच्चे के लिए इंतहाई मुश्किल बन सकती है और एक मुसीबत भी। जदीद तहकीक ने तेज़ी से बढ़ते इस ख़तरे की निशानदही कर दी है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वो वर्चुअल या फिर डिजिटल ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दिखाकर खाना खिला दो, बच्चा तंग कर रहा है, बात नहीं मान रहा, मोबाइल पकड़ा दो और मसरूफ़ कर दो। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये ख़तरनाक प्रैक्टिस तेज़ी से आम हो रही है, जिससे 1 साल से लेकर चंद साल के बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है वो हकीकी दुनिया से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर देते हैं, बात करना मुश्किल लगता है, ये उन्हें चिड़चिड़ा और ज़िद्दी बना देता है। यही नहीं, ये जहनी कैफियत बच्चों को सारी उम्र के लिए दिमागी और जज्बाती तौर पर मफलूज भी बना सकती है। बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने के मजीद क्या खतरात हो सकते हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, पर बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिरा बानो साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं और वो खुद मॉम ऑफ एन ऑटिज़म चाइल्ड भी हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हैं। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, हम आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर सुनते आए हैं, ज़ाहिर है आप इस चीज़ को खुद भी डील कर रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ज़ाहिर है आप देख रही होती हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि कितना मुश्किल इस वक्त ये दौर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चे को मोबाइल पकड़ाया, डिजिटल की दुनिया दी और उसके बाद हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के जहनों पे इसके किस तरह के असरात मुरतब होते हैं और फिर इसका जो सबब बन रही है बीमारी वो हमारे सामने आज। बिल्कुल मारूफ, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक्वायर्ड ऑटिज़म या एक्वायर्ड ADHD एक टर्मिनोलॉजी है, एक डिसऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, टीवी की फॉर्म में हो, मोबाइल की फॉर्म में हो, तो देयर आर चांसेस कि उसके अंदर ऑटिज़म लाइक या ADHD लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें उसको लोगों से घुलना मिलना, बात करना मुश्किल लगेगा या पसंद नहीं आएगा, सोशलाइजेशन के इशूज़ आते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म या ADHD हो नहीं सकता, राइट? जिसको होता है वो बाय बर्थ ही होता है। स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म लाइक या ADHD लाइक सिम्टम्स जरूर आ सकते हैं। Alright. अब जहाँ तक आप बात कर रही है कि हम बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं, देखिए स्क्रीन देकर बहुत इंसान कंफर्टेबल तरीके से बाकी काम कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप अगर अपनी बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, बच्चा मुझसे इंटरप्ट कर रहा है तो हमें लगता है कि ठीक है हम इसको इंगेज कर दें, लेकिन मारूफ उसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है हम बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हम हर वक्त चाहते हैं कि बस वो एक कोने में कहीं बैठे रहें और हमें बॉदर ना करें। अगर हमें खाना खिलाना है तो बजाय इसके कि हम कोई क्रिएटिव तरीका लेकर आएँ, उनको खेल में खिलाएं, उनको किसी चीज़ में, बुक में इंगेज करके खिला दें, किसी प्ले में इंगेज करके खिला दें। हम चाहते हैं कि वो मोबाइल में लग जाए तो सर आसानी से खा लेते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये बात कही जाती है कि जब आप मोबाइल में या स्क्रीन में, इवन एडल्ट भी जो स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं तो वो प्रोसेस नहीं करते कि आपने कितना खाया, कितनी भूख थी, कितना नहीं खाना था। तो स्क्रीन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये डेवलपमेंटल एजेस होती हैं, बच्चा उसमें सोशलाइजेशन सीख रहा होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग सीख रहा होता है, कम्युनिकेशन सीख रहा होता है। आप अभी भी देखें, जो बच्चा कंपैरेटिवली कम स्क्रीन यूज़ करता है उसका अपने इर्द गिर्द लोगों से एनवायरमेंटल अवेयरनेस उसकी बहुत अच्छी होती है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसकी स्पीच बड़ी क्लियर होती है। सही है। अच्छा ताहिरा साहिबा, पहले हम देखते थे जो ख़वातीन होती थी उनके 9-9 10-10 बच्चे भी होते थे और वो बड़े आसानी से पाल लेती थी, लेकिन आजकल 1 या फिर 2 बच्चों में माएँ थक जाती हैं, हार मान लेती हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना ज़रूरी समझती हैं बनिस्बत इसके कि किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी हो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। जैसे हम कहते थे कि बच्चों को बाहर जाके खेल लो, लेकिन अब वो वाली हम सिनारियो नहीं देख रहे होते। जो बच्चे बाहर जाके भी अगर खेलते हैं तो उसमें भी वो, आपको पता होगा आजकल बड़े बड़े गेम्स हैं,
उसकी बात कर रहे होते हैं, या ऑनलाइन जो गेम्स इस वक्त हैं, तो वो भी बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं? देखिए, इसकी दो वजूहत है। एक हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, जो हमारा बचपन जो था उस वाला लाइफस्टाइल अब नहीं रहा। मेरे ख्याल में वी वर द लास्ट जनरेशन जो 70s और 80s वाले थे जिन्होंने वो सारी चीजें एंजॉय की। दूसरा, इंटॉलरेंस बहुत आ गई है। देखिए, पहले लोग क्या करते थे, अगर माँ बिजी है तो ठीक है, फूफो ने, खाला ने, ताई ने, चाची, मामी, किसी ने भी पकड़ के सारे बच्चों को बिठाया और खाना खिला दिया। अब इस तरह से नहीं होता। अब हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट कर दी है माँ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर माँ ने भी देखें, एक हम हमारे जहन के अंदर आपकी देखें ना, अगर हम इस दौर की बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम मदर बनने का भी एक बहुत है ना, जो सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से मैनेज कर लेती है। सो मैं एक आम माँ होने के तौर पे जब मैं देखती हूँ तो मैं तो वो सब मैनेज नहीं कर पा रही। बच्चा भी फ्रेश है, बच्चे को खिला भी रहे, वो अच्छा स्कूल भी जा रहा है, घर भी अच्छे से मैनेज है, आप भी वेल मेंटेन है, ये सब नहीं हो पाता। तो हमने रियलिस्टिक जो इमेज था मदरहुड का, उसको स्पॉइल करके बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा दिए। और सोसाइटी जो है ना वो बहुत इनटॉलरेंट होती जा रही है। मैं दोबारा बात कहूंगी, पहले अगर बच्चे गली में खेलते थे तो पूरा मोहल्ला उनकी ओनरशिप लेता था। अब अगर आपके पड़ोस के बच्चे गली में खेलेंगे तो आप कहते हैं कि ये कैसे बच्चा सारा दिन गली में खेलता है, ये घर में क्यों नहीं टिकते। अब बच्चे को माँ ने टिकाना है, उसको कहीं बिठाना है ताकि वो किसी को बॉदर ना करे, और उसके लिए फिर हम यही गैजेट्स ही होती हैं। ताहिरा साहबा, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आ रहा है, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको मालूम भी होगा कि किस तरीके से फिर इसको ओवरकम किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, और अगर ट्रीटमेंट इसका कोई तिब्बी तरीक़ों से है तो वो भी बताएगा, या फिर हम इसमें अपनी बिहेवियरल चेंजेस रख कर इसका ट्रीट कर सकते हैं इसको। देखिए, जब हम ऑटिज्म की बात करें, मेरे बेटा, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे बेटे खुद स्पेक्ट्रम पर रहे हैं, तो अगर हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑटिज्म की मैनेजमेंट होती है, ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि वो क्योरेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं, बच्चे ने बहुत ज्यादा स्क्रीन देखी, उसकी स्पीच में इशू आ गया, सोशल चैलेंजेस में इशू आ गया, लेकिन उसको ऑटिज्म नहीं है, तो डेफिनेटली वो मैनेज हो सकता है, क्योर हो सकता है। उसका सिंपल तरीका ये होता है कि देखिए, आप स्क्रीन टाइम को कट ऑफ कर दें। मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैंने अब इसको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है, तो अगले 2 दिन आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, तीसरे दिन आप दोबारा उसको दे देंगे, राइट। इससे बहुत बेहतर होता है कि डिसिप्लिनरी वे में आप उसका स्क्रीन टाइम कम करके एक टाइम ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चों का स्क्रीन टाइम एकदम से बढ़ा के कम किया जाता है तो उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, अपने जेस्चर्स शो करते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए फिर किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, ये ह्यूमन साइकी है ना कि आपको एक चीज पूरी मुयस्सर थी, अब वो सामने है, मोबाइल मेरे हाथ में, लेकिन मैं बच्चे को तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता। इसमें बहुत सिंपल होता है कि आप ग्रेजुअली, अगर बच्चा फोन यूज करता है उसको टैबलेट पे शिफ्ट करें, टैबलेट यूज करता है तो उसको टीवी पे शिफ्ट करें, क्योंकि वो स्क्रीन दूर होती है। जो नुकसान फोन के हैं वो टीवी के नहीं है, राइट। उसके बाद आप उसका टाइम कम करें, खत्म करने के बजाय आप उसका टाइम कम करें, और जब वो देख रहा हो कोई भी कार्टून स्टोरी तो आप उसके साथ खुद भी इंगेज हो। इससे ये होता है कि बच्चा फिक्सेटेड नहीं होता स्क्रीन के ऊपर, और उसका सोशल कम्युनिकेशन जो है वो कट ऑफ नहीं होता। अगर मैं खामोशी से एक चीज देखती रहूंगी, स्क्रॉल करती रहूंगी, लेकिन अगर मैं किसी और के साथ देख रही हूँ तो आप कम्युनिकेट कर रहे थे ना, ओ वाओ, दिस इज येलो एलिफेंट, दिस इज ब्राउन बस। तो आप जब बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसका एनवायरमेंटल अवेयरनेस रहती है, सोशल कनेक्शन बेहतर रहता है। एंड देन 2 चीजें इस चीज के अंदर बहुत हेल्प आउट करती हैं। एक तो स्क्रीन का एक्सपोजर कम करना, खत्म मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि नॉट पॉसिबल, तो अनरियलिस्टिक बात करने की कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा, शुगर का इंटेक कम करना। जब आप ये दोनों चीजें कम करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज्यादा और अच्छा फर्क आता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत इंपॉर्टेंट मामला नाज़रीन डिस्कस किया जा रहा था कि बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ज़ाहिर एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगेन ये कहा जा सकता है कि इस पर हम काम कर सकते हैं अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाकर, और सबसे पहले उसमें हमें खुद को चेंज करना होगा। और नाज़रीन, आखिर में जिक्र करेंगे उन अहम वीडियोज़ का जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जरादा वल कुम्मल वस्सफ़ादिया वद्दम आयात मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। सूरह आराफ वर्स नंबर 133, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि फिर हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी दल, जूं और मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों और मेंढक और खून जैसे खुले खुले निशानात यानी निशानियाँ भेजी, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और वही लोग मुजरिम थे। इसराइल की सरजमीन एक बार फिर एक ऐसे मंजर की गवाह बनी है जिसने दिलों में खौफ, सोचों में हलचल और ईमान वालों के जहनों में कई सवालात को जन्म दे दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में शहद की मक्खियों के बेशुमार झुंडों का अचानक से नमूदार हो जाना महज एक मामूली वाक़या नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी गैर मामूली कैफियत है जो इंसान को अपनी बेबसी का एहसास दिलाती है। जनूबी शहर है जिसमें हज़ारों मक्खियों का यूं एक साथ उतर आना, बाज़ारों का सुनसान हो जाना और लोगों का घरों और दुकानों में महसूर हो जाना, ये सब किसी आम दिन का मंजर नहीं था,
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद कोई पैगाम दे रही हो। ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि फ़िज़ा में फैला ये शोर और मक्खियों की अलगार किसी फिल्मी या क़यामत खेज़ मंजर से कम न थी। और फिर वो इतलात कि मक्खियों के झुंड ने एक फ़ौजी तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया क्योंकि वो उसके इंजन के आसपास जमा हो गई थी। ये मंजर गोया ताकत के घुमंड को चैलेंज करता दिखाई दिया। एक जानिब जदीद टेक्नोलॉजी है नाजरीन, दूसरी जानिब अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक और नतीजा बेबसी। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को महज एक इत्तेफाक नहीं समझा जा रहा। बहुत से लोग इसे एक तंबी, एक इशारा, बल्कि अज़ाब इलाही की झलक भी करार दे रहे हैं। तारीख़ और मजहबी रिवायत गवाह हैं कि जब इंसान हदों को पार कर जाता है, जुल्म बढ़ जाता है और ज़मीन पर फसाद आम हो जाता है तो कुदरत अपने अंदाज में ख़बरदार करती नज़र आती है। कभी आंधियों की सूरत में, कभी बारिशों की सूरत में और कभी इन्हीं छोटी मखलूक़ात के ज़रिए। और नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको याद दिलाती चलूँ कि इससे कबल तल अबीब में कौवों की गैर मामूली अलगार ने भी खौफ की फ़ज़ा कायम कर दी थी। रिवायात में ऐसे मनाजिर को अक्सर आजमाइश या तंबी के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा पैगाम जो बराह रास्त नहीं मगर गहरा होता है। यकीनन साइंस इसकी अपनी वजूहात बयान करती है। मौसम, माहौल और कुदरती निज़ाम से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हर चीज़ को साइंसी ऐनक से देखा जा सकता है या फिर हयात में वो खामोश इशारे भी पोशीदा होते हैं जो इंसान को अपने अमाल पर गौर करने की दावत देते हैं, मजबूर करते हैं। शहद की मक्खियों के ये झुंड महज फितरी अमल हो या फिर कुछ और, लेकिन ये मंजर इंसान को ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर रहा है कि जब अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक यूँ निज़ाम को हिला सकती है तो फिर उसकी असल कुदरत की असल वुसअत क्या होगी। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।